नमस्ते बच्चों, गुड मॉर्निंग। DBS के इंटर कॉलेज के यूट्यूब चैनल पर आज हम समाजशास्त्र के कक्षा 12 समाजशास्त्र के बारे में पढ़ेंगे। अनुसूचित जातियों के लिए कल्याण कार्य। कौन कौन से कल्याण कार्य ऐसे हैं जो गवर्नमेंट द्वारा इन जातियों को, कौन सी जातियां, अनुसूचित जातियों के लिए चलाया गया, इसी के द्वारा या इसी के बारे में आज हमको अध्ययन करना है। ये कल्याणकारी जो समस्याएं थी या जो कल्याणकारी प्रोग्राम था गवर्नमेंट का, वह किस स्तर पर किया गया, क्यों किया गया, क्या बात थी, ये सभी चीज़ों का अध्ययन हम इसके द्वारा आज इस पॉइंट के अंतर्गत करेंगे। इसमें अनुसूचित जातियों की विभिन्न समस्याओं को दूर करने तथा इन्हें विशेष संरक्षण देकर उनकी स्थिति में सुधार करने के लिए सरकार ने अनेक प्रयत्न किए हैं। सरकार ने अनेक प्रयत्न किए हैं और इन प्रयत्नों में सबसे पहला जो है संवैधानिक प्रावधान। इसमें जो पहला है संवैधानिक प्रावधान, संवैधानिक प्रावधान। संवैधानिक प्रावधान का मतलब है कि संविधान में कौन सा उपाय किया गया ताकि अनुसूचित जातियों का जो स्थिति है, जो आर्थिक स्तर है, सामाजिक स्तर है या धार्मिक स्तर है, उनको ऊंचा उठाया जा सके। इसमें संविधान के अनुच्छेद 17 के द्वारा, अनुच्छेद 17, इसमें अनुच्छेद 17 संविधान के अनुच्छेद 17 के द्वारा अस्पृश्यता से संबंधित किसी भी तरह के आचरण पर पाबंदी लगा दी गई। अस्पृश्यता का मतलब है छुआछूत। इस पर क्या हुआ, पाबंदी लगा दी गई, रोक लगा दी गई कि आप किसी को जो है छुआछूत के कारण अलग नहीं कर सकते। और अनुच्छेद 46 के द्वारा इसी में जो अस्पृश्यता है, जो अस्पृश्यता है, इसमें क्या हुआ कि अनुच्छेद 46 के द्वारा अनुच्छेद 46 के द्वारा अनुसूचित जातियों को सामाजिक अन्याय और शोषण के विरुद्ध सुरक्षा देकर उनके आर्थिक और शैक्षणिक हितों को सुरक्षित करने का प्रावधान किया गया। कहने का मतलब यह है कि सामाजिक अन्याय और शोषण जो इनके साथ समाज में नीचा दिखाना या अकारण इन्हें प्रताड़ित करना या इन्हें कम मजदूरी पर काम लेना, ये सभी कार्यों को क्या किया गया, जो इनका शोषण हो रहा था उसमें सुरक्षा दिया गया संवैधानिक प्रावधानों के द्वारा और उनके आर्थिक और शैक्षणिक हितों को सुरक्षित करने का प्रयत्न किया गया या प्रावधान किया गया। अनुच्छेद 330, 332 और 334 ये कल्याणकारी में अनुच्छेद 330, 332 और 334 ये संविधान की धाराएं हैं और इसके द्वारा संसद तथा राज्य के विधानसभाओं में
या विधानमंडलों में इन जातियों के लिए विशेष प्रतिनिधित्व देने की व्यवस्था की गई। इनके लिए संसद और राज्य विधानमंडल संसद जो भारत की सबसे बड़ी संस्था है, राज्य विधानमंडल या प्रदेश की सबसे बड़ी संस्था होती है। इन दोनों में, संसद और राज्य विधानमंडल में, इन जातियों के लिए सीटें आरक्षित कर दी गई और अनुसूचित जातियों पर होने वाले अत्याचार को रोकने के लिए देश में 1990 में क्या हुआ, बोलो? 1990 में संविधान में 65वां संशोधन करके 1990 में संविधान में संशोधन किया गया। संशोधन, और वो कौन सा संशोधन था? 65वां। संविधान में 65वां संशोधन किया गया और संशोधन करके अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के विभिन्न हितों की रक्षा करने के लिए बहुत से कानूनों का निर्माण किया गया या कानूनी उपाय किए गए। कहने का मतलब यह है कि यहाँ पर धारा 332 और 330 और 334 के द्वारा क्या हुआ, संसद और राज्य विधानमंडल में अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए क्या हुआ, स्थान सुरक्षित कर दिया गया। और इसके बाद सन 1990 में संविधान संशोधन करके 65वां संविधान संशोधन करके इनके ऊपर होने वाले अत्याचारों के विरुद्ध कानून बनाए गए। दूसरा पॉइंट है विधायिका तथा सरकारी नौकरियों में। विधायिका तथा सरकारी नौकरियों में आरक्षण। दूसरा पॉइंट, विधायिका तथा सरकारी नौकरियों में आरक्षण की व्यवस्था की गई। संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार संसद तथा राज्यों की विधानसभाओं में अनुसूचित जातियों को दिया जाने वाला आरक्षण जनवरी वर्ष 2020 के लिए, ये आरक्षण जो दिया जाता था कहाँ कहाँ, संसद और राज्य विधान सभाओं में या विधानमंडलों में, संसद और राज्य विधानमंडलों में। संसद और राज्य विधानमंडलों में जो आरक्षण दिया गया था उसको क्या हुआ, सन 2020 तक बढ़ा दिया गया। कब तक? 2020 तक। सन 2020 तक। संविधान के अनुच्छेद 335 के अनुसार, अनुच्छेद 335 के अनुसार
अनुच्छेद 335 के अनुसार संविधान के अनुच्छेद 335 के अनुसार प्रतियोगी परीक्षाओं के द्वारा होने वाली नियुक्तियों में 15% स्थान तथा सीधी भर्ती में अनुसूचित जातियों के लिए 16.66% स्थान आरक्षित रखे गए। उन्हें योग्यता के मानदंडों और आय सीमा में भी छूट दी गई। अगला आता है शैक्षणिक सुविधाएं। तीसरा पॉइंट, शैक्षणिक सुविधाएं। तीसरा, शैक्षणिक सुविधाएं। तीसरा पॉइंट, शैक्षणिक सुविधाएं। अनुसूचित जातियों के लिए शिक्षा का प्रसार करने हेतु पहली कक्षा से 10वीं कक्षा तक के सभी बच्चों को मासिक छात्रवृत्ति योजना तैयार की गई। आगामी शिक्षा के लिए भी छात्रवृत्ति की सुविधाएं दी जा रही हैं और चिकित्सा, इंजीनियरिंग कॉलेज, कृषि तथा तकनीकी शिक्षा ग्रहण करने वाले अनुसूचित जातियों के विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति देने के अतिरिक्त प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अनुसूचित जातियों के अभ्यर्थी को प्रशिक्षण देने के लिए निःशुल्क कोचिंग की व्यवस्था की गई। कहने का मतलब यह है कि यहाँ इनको उच्च शिक्षा के लिए या यूं कह लें इनकी शैक्षणिक सुधार के लिए क्या किया गया, इन्हें कक्षा 1 से क्या हुआ, कक्षा 1 से इन्हें क्या किया गया, इनको छात्रवृत्ति देने का प्रावधान किया गया है। ये किसमें, संविधान में, सरकारी के खजाने में, या यूं कहें संविधान में या सरकार की तरफ से। और अनुसूचित जाति के 10वीं कक्षा के ऊपर शिक्षा ग्रहण करने वाले लड़कों और लड़कियों के लिए छात्रावास, यही नहीं, इनके लिए जब आप कक्षा 10 से ऊपर की पढ़ाई करना चाहते हैं तो विभिन्न कॉलेजों में छात्रावास की व्यवस्था की गई। और इससे भी ऊपर यदि आप पढ़ाई करना चाहते हैं तो आपके लिए अनुसूचित जातियों के लिए या अनुसूचित जाति के अभ्यर्थियों के लिए प्रशिक्षण देने की निःशुल्क व्यवस्था की गई। प्रशिक्षण, कोचिंग जो विभिन्न नौकरियों के लिए होता है उसमें इनके लिए कोचिंग की व्यवस्था की गई। अगला आता है आर्थिक सुविधाएं। चौथा पॉइंट, आर्थिक सुविधाएं। आर्थिक सुविधाएं, जब अनुसूचित जाति के जो लोग अपने परंपरागत काम को छोड़कर कोई दूसरा व्यवसाय करने में रुचि लेते हैं, उन्हें सरकार के द्वारा विशेष प्रशिक्षण तथा आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई जाती है और उन्हें स्वरोजगार के लिए अनुसूचित जातियों के लोगों को बैंकों द्वारा स्वरोजगार, अपना रोजगार करने के लिए बैंकों द्वारा स्वरोजगार के लिए बैंकों द्वारा उन्हें ऋण प्रदान किया जाता है। साधारणतया ऋण का आधा हिस्सा आर्थिक सहायता के रूप में माफ कर दिया जाता है और जो ये स्वरोजगार के लिए ऋण मिलता है, जो ऋण मिलता है इसका 50%, जो ऋण मिलता है इसका 50% क्या किया जाता है, माफ कर दिया जाता है। अब राज्यों में भी अनुसूचित जाति विकास निगम स्थापित किए गए हैं। इनका काम
अनुसूचित जातियों की आर्थिक दशा में सुधार करना है। जो राज्य सरकारों के द्वारा अनुसूचित जातियों के लिए विभिन्न कार्यक्रम चलाए गए हैं, उसका बस एक ही उद्देश्य है, एकमात्र उद्देश्य है, और वह है कि इनका जो है विकास हो, इनकी स्थिति में सुधार हो। अगला आता है स्वास्थ्य तथा आवास की सुविधाएं। पांचवा, स्वास्थ्य तथा आवास की सुविधाएं। इनके लिए स्वास्थ्य और रहन सहन की दशा में सुधार करने के लिए अनेक योजनाएं प्रारंभ की गई। नगरीय और ग्रामीण क्षेत्रों में अनुसूचित जातियों के लोगों को मकान बनाने के लिए लागत का लगभग 75% हिस्सा अनुदान के रूप में दिया जाता है। इनको मकान बनाने के लिए 75% हिस्सा, जिस मकान को बनाना है उसमें लगने वाला जो पैसे हैं उसका 75% गवर्नमेंट द्वारा दिया जाता है। नगरों की हरिजन बस्तियों में सड़कों के निर्माण और पानी निकास की भी व्यवस्था की गई। इतना ही नहीं, इनके लिए सड़कों का निर्माण और उन मलिन बस्तियों में जो गंदे पानी हैं, या यूँ कह लें नाली की व्यवस्था गंदे पानियों को निकलने के लिए की गई। ये सभी सुविधाएं जो है सरकार के द्वारा, विभिन्न प्रदेश की सरकारों द्वारा या केंद्रीय सरकारों द्वारा किया जाता है। अगला आता है अन्य योजनाएं। छठा, अन्य योजनाएं। अन्य योजनाओं और अन्य योजनाओं में अनेक राज्य सरकारों द्वारा गांव में अनुसूचित जातियों के भूमिहीन और छोटे किसान के रूप में होने पर उन्हें जो है ऋण माफी योजना का लाभ दिया गया। यदि वो भूमिहीन है या छोटे किसान हैं तो समय समय पर इन्हें ऋण माफी योजना के द्वारा जोड़ा जाता है और उनके ऋणों को माफ़ कर दिया जाता है। नौकरी के लिए साक्षात्कार में जाने के लिए उन्हें यात्रा व्यय दिया जाता है। और यदि इनके बच्चे, अनुसूचित जातियों के प्रतियोगी बच्चे जो परीक्षाएं की तैयारी करते हैं विभिन्न नौकरियों के लिए, उन्हें आने जाने के लिए जो है क्या है, सरकार द्वारा यात्रा भत्ता भी दिया जाता है। जिला हरिजन कल्याण विभाग द्वारा अनुसूचित जातियों को सुरक्षा देने के साथ ही उनके कल्याण के लिए विभिन्न योजनाएं लागू की गई। सरकार ऐसे ऐच्छिक संगठनों को भी अधिक सहायता देती है जो अनुसूचित जातियों की समस्याओं को दूर करने में उपयोगी भूमिका निभाते हैं। कहने का मतलब यह है कि यदि कोई ऐच्छिक संस्थाएं हैं जो अनुसूचित जातियों के उत्थान के लिए, इनके विकास के लिए कार्य करती है, तो सरकार भी, उस प्रदेश की सरकार भी उन्हें आर्थिक मदद करती है। और यहीं छोड़ दीजिए, अगले दिन।